कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको मांग के नियम के अपवाद लिखिए इससे संबंधित उत्तर बताऊंगा और इसी से संबंधित कई प्रश्न और भी बनते हैं। उत्तर एक ही लेकिन प्रश्न कई बनाए गए हैं। उनमें से कोई सा भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बनकर आ सकता है। उत्तर एक ही होगा। मांग का नियम क्यों लागू होता है, इस नियम के अपवादों का उल्लेख कीजिए। तो अपवाद बताना मुख्य रूप से इस प्रश्न के उत्तर में, और ये प्रश्न अपवाद पर आधारित ही रहेगा। मांग के नियम की सीमाएं क्या हैं, कोई दो लिखिए तो वो सीमाएं भी अपवाद है। मांग वक्र ऊपर की ओर जा सकती है, समझाइए। मांग के नियम के अपवाद अथवा मांग वक्र ऊपर की ओर उठ सकता है, ये सब हमें उत्तर बताने हैं। तो मांग का नियम मूल्य और मांग के बीच विपरीत संबंध को स्पष्ट करता है। मांग का नियम क्या स्पष्ट करता है कि कीमत और मांग के बीच में विपरीत संबंध होता है। कीमत बढ़ेगी, मांग घटेगी, कीमत घटेगी, मांग बढ़ेगी, ये विपरीत संबंध। किंतु प्रोफेसर बेन हमने इसके कुछ अपवाद भी बताए हैं जिनमें यह नियम लागू नहीं हो पाता है। उन अपवादों में यह नियम लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि किसी वस्तु के मूल्य बढ़ने पर भी उसकी मांग बढ़ सकती है। उनके विचार में अग्रलिखित दशाओं में वस्तु का मूल्य बढ़ने पर मांग में कमी नहीं होती बल्कि उसमें वृद्धि हो जाती है मूल्य बढ़ने पर, ये उन्होंने कहा है। क्या कहा है बेनम ने? मांग का नियम मूल्य और मांग के बीच विपरीत संबंध को स्पष्ट करता है। किंतु प्रोफेसर बेन हमने इसके कुछ अपवाद भी बताएं जिनमें यह नियम लागू नहीं हो पाता। उनके विचार में अग्रलिखित दशाओं में मूल्य बढ़ने पर भी मांग में कमी नहीं होती बल्कि उसमें वृद्धि हो जाती है। तो वो वृद्धि क्यों होती है वो देखना है, और किन किन बिंदुओं के आधार पर, किन किन पॉइंट्स के आधार पर वो अपवाद बताएं। तो पहला अपवाद होगा क्या? भविष्य में किसी वस्तु के दुर्लभ होने की संभावना। दुर्लभ माने जो मुश्किल से मिले, आसानी से ना मिले, सुलभ ना हो, ऐसी वस्तु जो कि भविष्य में कभी भी दुर्लभ हो सकती, कम मिलने की संभावना बन सकती, तो ऐसी वस्तु पर यह मांग के नियम का अपवाद लागू होता है। तो मांग का नियम लागू नहीं होगा। यदि किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने के साथ साथ भविष्य में उसके दुर्लभ होने की आशंका पैदा हो जाए तो लोग उस वस्तु का संग्रह करना आरंभ कर देंगे, वस्तुओं को इकट्ठी करना शुरू कर देंगे। फलतः वस्तु की मांग में कमी होने के स्थान पर वो उसमें वृद्धि हो जाएगी। युद्ध काल में इसी प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती। युद्ध के समय में इसी प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है कि भले ही वस्तुएं महंगी हो जाए लेकिन लोग उसको संग्रहित करके रख लेते हैं। ऐसे समय में लोग वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाने पर भी उसकी अधिक मांग करते हैं। दूसरा पॉइंट है, आवश्यक वस्तुओं के संबंध में यह नियम क्रियाशील नहीं होता। आवश्यक वस्तुओं के संबंध में यह नियम क्रियाशील नहीं होता। हम पहले कह चुके हैं कि मांग का नियम ह्रासमान तुष्टि गुण नियम पर आधारित है। ह्रासमान तुष्टि गुण नियम केवल सुखमय अर्थव्यवस्था में ही लागू होता है। ह्रासमान तुष्टि गुण नियम केवल सुखमय यानी विलासिता वाली अर्थव्यवस्था में लागू होता है। जहाँ पे आवश्यक वस्तुएं जुटाना मुश्किल हो वहाँ यह नियम लागू नहीं होता। गरीब देशों में यह नियम लागू नहीं होता। अतः यह बात मांग के नियम के संबंध में भी सत्य है, लेकिन आवश्यक वस्तुओं का प्रयोग दुखमय अर्थव्यवस्था में भी किया जाता है। तो दुखमय यानी कि गरीब देश में भी आवश्यक वस्तुएं तो जरूर खरीदी जाएंगी, इसलिए वहाँ पर यह नियम लागू नहीं होगा, चाहे वो अर्थव्यवस्था गरीब हो या अमीर हो। लेकिन वस्तुओं का प्रयोग दुखमय अर्थव्यवस्था भी किया जाता है, अतः आवश्यक वस्तुओं के प्रयोग में मांग का नियम लागू नहीं होता। उनकी मांग प्रायः स्थिर बनी रहती है। प्रतिष्ठा प्रदान करने वाली अथवा मूल्यवान वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता। जो वस्तुएं प्रतिष्ठा, इज्जत बढ़ाती हैं, सम्मान दिलाती हैं और मूल्यवान वस्तुएं होती हैं, उन पर मांग का नियम लागू नहीं होता। यह भी एक अपवाद का पॉइंट है। प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली अथवा मूल्यवान वस्तुओं के प्रयोग धनी लोग समाज में सम्मान पाने अथवा अपनी संपन्नता का प्रदर्शन करने की दृष्टि से करते हैं। अपनी अमीरी बताने की दृष्टि से मूल्यवान वस्तुओं का उपयोग लोग करते हैं। अतः इनका मूल्य बढ़ जाने पर इनकी मांग में और भी अधिक बढ़ जाती है, उनकी मांग भी और अधिक बढ़ जाती। मूल्य बढ़ जाने पर भी इनकी मांग में वृद्धि हो जाती। इसके विपरीत इनका मूल्य कम हो जाने पर भी इनकी मांग में कमी हो जाती। मतलब मूल्य घट जाने पर इनकी मांग में कमी हो जाती है और मूल्य बढ़ जाने पर मांग में वृद्धि हो जाती है। उपभोक्ता की अज्ञानता, यानी अगर उपभोक्ता अज्ञानी है, ना समझ है, कुछ जानता नहीं है,
कि मूल्य वृद्धि कब हुई, मूल्य घटोतरी कब हुई। तो ऐसी स्थिति में भी कभी कभी जो है अपवाद लागू हो जाता है। तो कभी कभी उपभोक्ता ज्ञानतावश ऊंचे मूल्यों पर वस्तुओं की अधिक मांग करते हैं और जब मूल्य घट जाता है तो वे इनकी मांग कम कर देते हैं। इसे भी इस नियम का एक अपवाद ही माना जाता है। जनसंख्या वृद्धि में, किसमें? जनसंख्या वृद्धि में। जनसंख्या में वृद्धि के कारण मूल्य बढ़ जाने पर भी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। जैसा कि आज भारत में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होने के कारण खाद्यान्न का मूल्य बढ़ने पर भी मांग बढ़ रही है। यह भी एक नियम लागू होता है। और फिर अगला बताया है गिफिन विरोधाभास। सर रॉबर्ट गिफिन ने बताया कि निम्न कोटि की वस्तुओं के संबंध में मांग का नियम लागू नहीं होता। गिफिन ने बताया कि निम्न कोटि यानी कि खराब वस्तुओं की खराब जो वस्तु होती है उनकी बात हो रही। निम्न कोटि की वस्तु वह होती है जिस पर उपभोक्ता अपनी आय का एक बड़ा भाग व्यय करता है। वस्तु घटिया किस्म की होती है तो उस वस्तु की कीमत में कमी होने पर भी उपभोक्ता अपनी वास्तविक आय में हुई वृद्धि को उस वस्तु पर व्यय करके श्रेष्ठ वस्तु पर व्यय करता है। उदाहरण के लिए गेहूं की तुलना में बाजरा निम्न कोटि की वस्तु है। एक गरीब मजदूर बाजरे की कीमत कम हो जाने पर अब और अधिक बाजरा खरीदने के स्थान पर गेहूं का उपभोग करने लगेगा। अर्थात निम्न कोटि की वस्तुओं की कीमत कम हो जाने पर उसकी मांग में भी कमी हो जाती है, जैसा कि चित्र 2.14 में स्पष्ट किया है। तो अंत में हम यह कह सकते हैं कि कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनमें मांग का नियम लागू नहीं होता, किंतु इसका आशय यह नहीं होगा कि मांग का नियम का कोई उपयोग नहीं है। यह नियम अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण नियम है और लगभग सभी समयों और स्थानों पर लागू होता है। सभी समयों और स्थानों पर यह लागू होता है। कौन सा नियम? ये मांग का नियम। ये बताएगा अंत में हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनमें मांग का नियम लागू नहीं होता, किंतु इसका आशय यह नहीं होगा कि मांग के नियम का कोई उपयोग नहीं है। यह नियम अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण नियम है और लगभग सभी समयों और स्थानों पर लागू होता है। तो ये बता दिया। अब यहाँ पर एक और बताना है प्रश्न में। 2020 और 19 दो बार आया है। प्रश्न इस प्रकार है, देखिएगा। मांग की लोच को प्रभावित या निर्धारित करने वाले तत्वों की विवेचना कीजिए, अथवा मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए, या मांग की लोच को प्रभावित करने वाले दो घटकों को लिखिए। तो 19 और 20 दो बार आया है। प्रश्न का उत्तर एक ही होगा, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। ये है उसका उत्तर। तो देखते हैं क्या है। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। वस्तु की प्रकृति माने वस्तु का स्वभाव क्या है। तो किसी वस्तु की मांग की लोच बहुत कुछ उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है। साधारणतः अनिवार्य वस्तुओं की मांग की लोच बेलोच होती है। जो अनिवार्य वस्तुएं उनकी जो जरूरी है, क्योंकि उनका क्रय करना उपभोक्ता के लिए अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है। विलासिता की वस्तुओं की मांग अत्यधिक लोचदार, आरामदायक वस्तुओं की मांग साधारण लोचदार होती है। विलासिता की वस्तुओं की मांग लोचदार और आरामदायक वस्तुओं की मांग कैसी होती है? साधारण लोचदार। अत्यधिक और साधारण, ये दो अंतर आए। फिर वस्तुओं के क्रेता का वर्ग। वस्तुओं की मांग की लोच क्रेता वर्ग पर भी निर्भर करती है। यह है, यदि कोई वस्तु ऐसी है जिसका उपभोग केवल धनी वर्ग ही करता है तो उन वस्तुओं की मांग की लोच बेलोच होती, क्योंकि वस्तुओं में होने वाले मूल्य परिवर्तन का वस्तुओं की मांग पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वस्तु ऐसी है जिसका उपभोग केवल निर्धन वर्ग करता है तो उन वस्तुओं की मांग की लोच अधिक लोचदार होगी, क्योंकि कीमत में परिवर्तन होने पर उनकी मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाएगा। कीमत अधिक होगी तो मांग घट जाएगी, कीमत कम होगी तो मांग बढ़ जाएगी। ये इसमें बताएगा। अगला है स्थानापन्न वस्तुओं की मांग लोचदार होती है। उन वस्तुओं की मांग जिनके स्थान पर अपेक्षाकृत अन्य सस्ती वस्तु को उपयोग किया जा सकता है अधिक लोचदार होती है। उदाहरण के लिए बाजार में प्रायः एक ही मूल्य पर कई प्रकार के नहाने के साबुन मिलते हैं। मान लीजिए लक्स साबुन का मूल्य बढ़ जाता है तो लोग उसके स्थान पर अन्य साबुनों का प्रयोग करना शुरू कर देंगे, जिससे लक्स साबुन की मांग एकदम कम हो जाएगी। ये स्थानापन्न वस्तुएं। वस्तु का मूल्य। मांग की लोच
वस्तु के मूल्य पर निर्भर करती है। जिन वस्तुओं का मूल्य अधिक होता है उनकी मांग कम लोचदार होती है। जिन वस्तुओं की कीमत कम होती है उनकी मांग कम लोचदार या बेलोचदार होती है। जिन वस्तुओं का मूल्य ना तो अधिक होता है और ना बहुत कम, उनकी मांग प्रायः लोचदार होती है। फिर आता है समाज में धन के वितरण का स्वरूप। जब समाज में धन का वितरण समान होता है तब स्वाभाविक रूप से समाज के सभी व्यक्तियों की क्रय शक्ति समान होती है तथा मूल्य परिवर्तन का पूर्ण समाज पर एक सा प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब समाज में धन का वितरण असमान होता है तो मांग की मूल्य सापेक्षता नहीं के बराबर होती है। ऐसी अवस्था में कुछ व्यक्तियों की क्रय शक्ति तो अत्यधिक होती है और कुछ की बहुत कम होती क्रय शक्ति, अतः मूल्य परिवर्तन का सब पर एक सा प्रभाव नहीं पड़ता। आगे एक और बिंदु है संयुक्त मांग। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी मांग दूसरी वस्तु के साथ की जाती है, जैसे डबल रोटी एवं मक्खन, सिगरेट तथा दिया सलाई, पेन तथा स्याही। ऐसी वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है। उदाहरण के लिए यदि पेन की मांग नहीं गिरती है तो स्याही की कीमत बढ़ जाने पर भी स्याही की मांग नहीं गिरेगी, लेकिन पेन के प्रयोग के लिए स्याही जरूरी है। इस प्रकार स्याही की मांग की लोच बेलोच हुई। तो इस तरह से ये दो प्रश्न थे जो जरूरी थे। इन दोनों प्रश्नों में जो है 2019-20 में आ चुके हैं। अब इसमें एक प्रश्न और है मांग की लोच का महत्व, ये और बता देते हैं मांग की लोच का महत्व। तो देखिए मांग की लोच का क्या महत्व है। मांग की लोच का महत्व निम्न विवरण से स्पष्ट है। मूल्य निर्धारण के सिद्धांत में महत्व है। मांग की लोच का विस्तार विभिन्न प्रकार की बाजार स्थितियों जैसे पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकृत प्रतियोगिता आदि वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में सहायक होता है। मांग की लोच अधिक होने पर मूल्य नीचा रखा जाता है, क्योंकि मूल्य के ऊंचा होते ही वस्तु की मांग कम होने लगती है। इसके विपरीत बेलोचदार वस्तुओं का मूल्य ऊंचा रखा जाता है। वितरण के सिद्धांत में महत्व। मांग की लोच का विस्तार विचार। मांग की लोच का विचार उत्पादन के विभिन्न साधनों के पुरस्कार निर्धारित करने में सहायक होता है। उत्पादक उन साधनों को अधिक पुरस्कार देता है जिनकी मांग बेलोचदार होती है, तथा उन साधनों को अधिक पुरस्कार देता है जिनकी मांग उनके लिए लोचदार होती है। सरकार के लिए महत्व। कर निर्धारण में मांग की लोच की अवधारणा सरकार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिन वस्तुओं की मांग की लोच बेलोचदार होती है उन वस्तुओं पर कर की दर ऊंची रखी जाती है, क्योंकि ऊंची दर से कर लगाने से वस्तुओं की कीमत बढ़ जाने पर भी उस वस्तु की मांग पूर्ववत रहती है। इसके विपरीत जिन वस्तुओं की मांग की लोच अधिक लोचदार होती है उन वस्तुओं पर कर की दर कम रखी जाती है, क्योंकि ऐसी वस्तुओं की मांग पर कीमत में परिवर्तन का प्रभाव भी अधिक होता है। अतः सरकार कर लगाते समय मांग की लोच का ध्यान रखती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्व। किसका मांग की लोच का महत्व। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत एक देश में व्यापार का लाभ उस देश की व्यापार की शर्तों से निर्धारित होता है, और व्यापार की शर्तें दोनों देशों के आयातों और निर्यातों की मांग एवं पूर्ति की लोच पर निर्भर करती है। यदि किसी देश के निर्यातों की मांग बेलोचदार है तो उन्हें वह ऊंची कीमतों पर बेच सकेगा। इसी प्रकार आयातों के लिए यदि उसकी मांग बेलोचदार है तो उसे ऊंची कीमतें देनी पड़ेंगी। यातायात उद्योग में महत्व। किसमें। यातायात उद्योग में महत्व। यातायात उद्योग में भाड़े की दरें निर्धारित करने में मांग की लोच सहायक होती है। जिन वस्तुओं की यातायात में मांग बेलोच होती है उनके भाड़े की दरें ऊंची रखी जा सकती हैं, तथा जिनकी मांग लोचदार होती है उनकी दरें नीचे रखनी पड़ती है। इस तरह से ये 3 प्रश्न थे। धन्यवाद। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आप जरूर देखिएगा।